Hello friends, welcome to my YouTube class. And you know that we are going through the chapter Our Environment. और आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक देखेंगे, एक बायो मैग्निफिकेशन और दूसरा है हाउ वी अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले बायो मैग्निफिकेशन जान लेते हैं क्या है। व्हाट इज़ बायो मैग्निफिकेशन? तो फर्स्ट थिंग इज बायो मैग्निफिकेशन इज़ ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मतलब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो या बायो मैग्निफिकेशन हो, दोनों की मीनिंग सेम है। और डिफिनीशन क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द एक्यूमुलेशन ऑफ harmful substances in organism at successively higher tropic level is called biological magnification और bio मैग्निफिकेशन। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग फूड चेन पढ़े थे पिछली वीडियो में, और फूड चेन को जब हमने पिरामिड के फॉर्म में दिखाया था तो उसको हमने कहा था दैट इज़ नंबर ऑफ पिरामिड। तो नंबर ऑफ पिरामिड अपराइट होता है जनरली। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसमें मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में उससे कम ऑर्गेनिज्म है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में और कम है, और सबसे टॉप लेवल पे बिल्कुल कम ऑर्गेनिज्म है। तो अगर इस चीज़ को हम यहाँ देखें इस वीडियो में, तो इस फिगर को देखेंगे ध्यान से तो बायो मैग्निफिकेशन समझ में आएगा। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है? दैट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं डीडीटी का। डीडीटी जो फार्मर्स स्प्रे करते हैं अपने क्रॉप्स पर। तो डीडीटी एक हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि ना तो डाइजेस्टेबल है और ना ही बायोडिग्रेडेबल है। मतलब डीडीटी अगर बॉडी में चला जाएगा तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा और बायोडिग्रेड भी नहीं होगा, मतलब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे सेल्स के अंदर। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे देखते हैं प्रोड्यूसर्स हैं। अगर प्रोड्यूसर्स के ऊपर स्प्रे किया गया डीडीटी, तो उस डीडीटी को उसके ऊपर ट्रॉपिक लेवल में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम का दिया हुआ है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में शुरू करते हैं फाइटोप्लैंक्टन से। तो फाइटोप्लैंक्टन में 0.04 ppm पर पार्ट मिलियन, इतने कम कंसंट्रेशन में डीडीटी प्रेजेंट है। लेकिन उसको जब उसके ऊपर ट्रॉपिक लेवल में एक फ़िश खा रही है तो उसके बॉडी में वो 0.23 हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? दैट इज़ ड्यू टू कि वो जो फिश है वो एक फाइटोप्लैंक्टन तो खाएगी नहीं, वो अपने लाइफ टाइम में न जाने कितने फाइटोप्लैंक्टन्स खाएगी। तो उन सभी फाइटोप्लैंक्टन्स के जो डीडीटी हैं वो सभी कुछ उसी में एक्यूमुलेट होंगे, उसके बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे। फिर और आगे बढ़ते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे एक बिग फिश है, तो वो बिग फिश अपने लाइफ टाइम में ना जाने कितने स्मॉल फिशेस को खाएगी। तो इसलिए जो डीडीटी एक्यूमुलेट हुआ है उसके बॉडी में, वो थर्ड लेवल पे क्या होगा, 2.07 पर पार्ट मॉलिक्यूल, जिसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, उसके बॉडी में उतना एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब टर्सरी कंज्यूमर की बात करते हैं, जैसे कि ईगल है या हॉक है जो फिशेस को खाते हैं, तो उनमें 13.8 पर पार्ट मॉलिक्यूल डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हो कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज हो रहा है डीडीटी के एक्यूमुलेशन में। पहले 0.04 था, फिर 0.23 हुआ, फिर 2.07 हुआ, फिर 13.8 हुआ। तो इस तरह से हार्मफुल केमिकल्स का एक्यूमुलेट होना बॉडी के अंदर, जैसे जैसे आगे हम ट्रॉपिक लेवल में बढ़ेंगे वैसे वैसे, तो उसी को कहते हैं हम लोग बायो मैग्निफिकेशन या फिर कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एंड दिस वन इज हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक लेवल इज हाउ वी अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हम अपने इन्वायरमेंट को इफेक्ट कैसे करते हैं? तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। A large number of environment problems arises due to the waste which we generate on daily basis. This waste material can be biodegradable or it could be non-biodegradable. तो जो मैक्सिमम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉल्यूशन है या फिर गंदगी है जो हमारे आसपास रहती है, दैट इज़ ड्यू टू द वेस्ट विच वी प्रोड्यूस डेली। और दूसरा एक और है दैट इज़ सीएफसी गैस, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो रिलीज होता है इन्वायरमेंट में हमारे घरों से, हमारे यूज़ किए हुए मटेरियल्स से, वो हमारे ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे हार्म पहुंचाता है। तो इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं।
नाउ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो पहला वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता क्या है? तो फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड यू आर जस्ट नोइंग अबाउट द डिफिनेशन कि द वेस्ट विच कैन बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं एनिमल एक्सक्रीटा, जैसे कि गाय का गोबर हो गया, या फिर द पील्स ऑफ द वेजिटेबल्स और द फ्रूट्स वॉट एवर वी यूज़। तो वो सारी चीज़ें जो कि माइक्रोब्स के एक्शन से ख़त्म हो जाएं दैट इज़ कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं द वेस्ट विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड और ब्रेक डाउन बाय द माइक्रोब्स टू द सिंपलर फॉर्म। और उसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसके मेटल्स हैं, प्लास्टिक है, डीडीटी है, वही डीडीटी जो हमने अभी डिस्कस किया बायोमैग्निफिकेशन में, डिटर्जेंट्स हैं, और फिर डाइज हैं, और फिर बहुत सारे सामान हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि वो डिग्रेड नहीं होंगे, ब्रेक डाउन नहीं होंगे बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स। तो ये दोनों वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल है वो और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी हार्म करता है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है हमारे इन्वायरमेंट में। नाउ मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज एंड वेस्ट, तो मैनेज कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज एंड सीवेज इन्वॉल्व्स इट्स कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजिंग द वेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गार्बेज का कलेक्शन करेंगे, उसके बाद उसको कहीं दूर ले जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और दूर ले जाकर उसको क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे, ख़त्म करेंगे। डिस्पोज करने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इट कैन बी डन बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बाय द प्राइवेट एजेंसीज। तो गार्बेज या वेस्ट का डिस्पोजल जो है या मैनेजमेंट है वो या तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कराता है या तो प्राइवेट एजेंसीज कराती हैं। In most of the cities nowadays, twin bin system has been implemented for the collection of biodegradable and non-biodegradable waste materials separately. तो ये तो आप सब लोग जानते हो कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं या और डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे ट्विन बिन सिस्टम इम्प्लीमेंट काफ़ी दिनों से है, जहाँ पे लोग अपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग फेंकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग डस्टबिन में डालते हैं। नाउ मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, तो वेस्ट अगर कलेक्शन हो गया फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया तो डिस्पोज कैसे करेंगे? तो डिस्पोज करने का तरीका क्या है? फर्स्ट इज़ रिसाइकलिंग, मतलब कि ऐसे वस्तुएं, ऐसे चीज़, ऐसा वेस्ट जो कि रिसाइकल हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक है या मेटल्स हैं, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं बाय सेंडिंग देम थ्रू फैक्ट्रीज। तो उस चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं। दूसरा है रीयूज़, तो रीयूज़ तो हम घर पे ही कर सकते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बॉटल या कंटेनर हमको मिलता है तो उसको हम धो करके रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग, तो कंपोस्टिंग में आ जाएगा जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं, जैसे काऊ डंग्स हैं यानी गोबर है, या फिर पील्स ऑफ द वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। देन इंसरनेशन, इंसरनेशन क्या है? ये है जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट है या फिर और दूसरी चीज़ें हैं जो कि पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो इंसरनेशन में हम क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उन सभी चीज़ों को जला देते हैं जिससे कि स्मोक प्रोड्यूस ना हो, तुरंत जल के तुरंत राख हो जाए। तो इस तरह से भी वेस्ट डिस्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंड फिलिंग, तो लैंड फिलिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स में, ऐसे लैंड साइट्स जो कि बिल्कुल लेवल से नीचे होते हैं, उन लेवल पे लाने के लिए उस लैंड की फिलिंग होती है, तो वहाँ पे भी वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल होता है ताकि दोनों काम हो जाए, एक जो लैंड साइट है वो लेवल में आ जाए और दूसरा वेस्ट भी डिस्पोज हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज बायोगैस प्रोडक्शन, तो फिर से आएंगे हम वहीं पे, काउडंग केक्स जो हैं या काउडंग जो है, गोबर जो है, अगर उसको डिस्पोज करना है तो हम बायोगैस प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज सीवेज ट्रीटमेंट, तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं या डेवलप्ड सिटीज़ हैं उनका अपना अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है,
इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पूरे शहर का जो सीवरेज वाटर है उसको कलेक्ट करके ले जाता है, और ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, उन सभी स्टेप्स के थ्रू उस सीवरेज वाटर को प्योरीफाई करके फिर नदियों में छोड़ दिया जाता है। और बाकी उससे जो वेस्ट बचा हुआ है, जो वेस्ट उससे मिलता है हमको, जो वेस्ट हमने निकाला है उस वाटर से, उसको हम लोग कंपोस्टिंग के थ्रू खाद बना लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मेथड के थ्रू अपने हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज CFC एंड ओजोन होल। CFC क्या है? दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के थ्रू ही ओजोन होल होता है। तो हम देख लेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC में क्लोरीन होता है। सबसे पहले ओजोन जानते हैं। ओजोन ऑक्सीजन यानी O2 से एक सिंगल O जुड़ता है तो O3 बनता है। इस O3 को हम बोलते हैं ओजोन। और ये लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेयर हमको सन के UV रेज से बचाता है। अगर UV रेज से अगर हम नहीं बचा पाएगा, अगर ओजोन नहीं होगा तो हम UV रेज से नहीं बच पाएंगे। और अगर UV रेज अर्थ सरफेस पे आएगा तो हमको न जाने कितनी बीमारियां देगा। तो इसलिए ओजोन लेयर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस ओजोन लेयर में होल करने की क्षमता CFC में है। CFC कैसे होल कर देता है वो देखते हैं। कि CFC में क्लोरीन होता है, आप देख रहे हो रिएक्शन, और क्लोरीन जब ओजोन से जुड़ता है तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है और एक फ्री ऑक्सीजन छोड़ देता है। तो इस तरह से एक ओजोन का मॉलिक्यूल टूट गया। तो ऐसे करते करते न जाने कितने ओजोन के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। और फिर नीचे फिगर में देख सकते हो कि ओजोन लेयर में एक ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो ब्रेक डाउन क्या करता है, कहलाता है ओजोन होल कहलाता है। और इसी ओजोन होल से फिर UV रेज अर्थ पे आते हैं और स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम, देन प्लांट को भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनके ग्रोथ में क्रिएट करते हैं। तो ये सभी CFC और ओजोन होल है। अब CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होता है हमारे AC से, हमारे फ्रिजेस से, हमारे परफ्यूम्स से, या बाकी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, स्प्रे हो गया या फिर जो सेविंग क्रीम्स हो गए, ये सभी से CFC गैस रिलीज़ होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो CFC गैस हैं वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, बट जो होल हुआ है वो अंटार्कटिका में हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो CFC गैस हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द कोल्ड क्लाइमेट। वो कोल्ड क्लाइमेट की तरफ मूव होते हैं, और मूव होते होते अंटार्कटिक में चले गए, और वहाँ से O3 से रिएक्ट करके O3 को उन्होंने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद वहाँ पे ओजोन होल एक क्रिएट हो गया है। तो दैट ओजोन होल इज प्रेजेंट इन द अंटार्कटिका। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ओजोन होल। तो ओजोन होल इज प्रेजेंट in the Antarctica, and good ozone and bad ozone, two ozone are there. The good ozone protect us from the UV rays, and bad ozone causes certain diseases. That's all in today's class, and this chapter is finished. Thanks a lot for watching my video, and please subscribe my channel. Thanks a lot.